हमरो 2 किलो सीताफल दिया, हमको जाएंगे भाई करेंगे। बहुत आम का सीजन में हुआ थी तो 1 केजी आम कीन के दे देंगे तो बेचता है। के लिए लेखन कार्य और साथ में कहीं परामर्शदाता के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राधे मोहन शर्मा जी का। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। डॉक्टर राधे मोहन शर्मा जी को सभी लोग परिचित हैं। पार्ला कॉलेज के प्राचार्य रह चुके हैं और वर्तमान में विवाह कॉलेज विराट के प्राचार्य हैं। वरिष्ठ आलोचक हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं और आलोचना पर इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और अब हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर निदा त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। सौरसिया कॉलेज के विभाग के जो है विभागाध्यक्ष हैं, लेखक और साहित्यकार हैं, आज हमारे बीच पधारी हैं। आज के हमारे अन्य वक्ता डॉक्टर हीरालाल जी शर्मा का तालियों से स्वागत करें। शर्मा जी जो है संगोष्ठियों में भाग लेते रहे हैं, लेखक हैं, कवि हैं और साहित्यकार हैं। और हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधारें। हमारी भारतीय परंपरा है कि हम सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। मैं अपने अतिथियों से अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे सहयोग करेंगे। निरंतर सहयोग बना रहता है और उनके साथ संयुक्त तत्वाधान में हिंदी प्रचार शोध संस्थान द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अध्यक्ष श्री नंदलाल पाठक जी का पुष्प देकर स्वागत करें। मैं जा रहा आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राधे मोहन शर्मा जी का स्वागत करेंगे श्री कांवड़िया जी। कांवड़िया जी जो है राजस्थानी जन जागरण प्रवासी संघ के सचिव हैं। वे स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का। आज की हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर श्रीमती निदा त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगे कार्यक्रम संयोजक महावीर साजी शर्मा जी। तालियां जरा बजाते हैं ताकि साथ बना रहे। और आज के हमारे दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर हीरालाल शर्मा जी का स्वागत करेंगे शुक्ला जी, श्री डॉक्टर उमेश शुक्ल। सरस्वती वंदना के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ व्यास जी को। व्यास जी मंच पर पधारें और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें।
जन जागरण प्रवासी संघ के तत्वाधान में आज ये जो संगोष्ठी रखी गई है, स्वर्गीय ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के जीवनी पर आधारित पुस्तक ज्योति की आलोक यात्रा के संदर्भ में रखी गई है। और आज की उत्सव मूर्ति जो सांकर एरिया जी जो है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारे। श्री सांबर सांकर एरिया जी। संजय गर्ग जी से अनुरोध है कि पुष्प लेकर के उनका सम्मान करें। लक्ष्मी पुत्र लक्ष्मी की आराधना करना जानते हैं और पैसे बनाना जानते हैं। और अगर वो मारवाड़ी अग्रवाल हो तो ये बात लगभग तय मानी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसकी पुष्टि होती है आज के इस कार्यक्रम से। स्वर्गीय ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी राजस्थान के मारवाड़ी व्यवसाय के लिए आसाम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी की आराधना के साथ साथ सरस्वती की आराधना की। साहित्य, संगीत, संस्कृति, कला में योगदान दिया और उनकी राष्ट्र के प्रति निष्ठा, स्वतंत्रता संग्राम का योगदान पूरे देश के लिए एक मिसाल है। और उनके बारे में जिसने पुस्तक लिखी, देवी मारवाड़ी अग्रवाल, लक्ष्मी पुत्र, साबरमती सांगनेरिया, जिन्होंने उन पर एक साहित्यिक जीवनी लिखी, ये भी जो है इस बात को चरितार्थ करता है कि ये धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी पुत्र हैं, सरस्वती पुत्र भी होते हैं। ये इसका आज एक उदाहरण है। और एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि जब विदेश के लोग यहाँ पर आए तो लोगों ने शंका की कि भाई ये लोग यहाँ पर, तो उन्होंने कहा, जब पारसी के बारे में शंका आ जाता है कि साहब हम यहाँ पर इस तरह घुल जाएंगे जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। वैसी ही कुछ बात ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने की। वहां बसे और वहां की संस्कृति को अपनाया, वहां की भाषा को अपनाया। वहां के हुए हमें भी जो लोग बाहर से आए हैं, महाराष्ट्र में रह करके महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाए। महाराष्ट्र आदरणीय पाठक जी, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय भाई राधे मोहन शर्मा जी, वक्ता डॉक्टर श्रीमती निर्मला त्रिपाठी जी, भाई डॉक्टर हीरालाल शर्मा जी, उत्सव मूर्ति जिनको कहा गया भाई सांगे नदिया जी, दारी जी और मित्रों, संस्था का उद्देश्य बहुत बता चुका हूँ। संस्था जो काम कर रही है वही उसका उद्देश्य है। हिंदी का प्रचार हो, हिंदी शोध को बढ़ावा मिले, हिंदी के लिए कुछ किया जाए। सिर्फ यही नहीं कि कहीं से पैसा आए और हम इधर उधर घूमे टहले फिरे, यहाँ जाए वहाँ जाए, पुरस्कार दें, ये उद्देश्य न होकर बल्कि इसका उद्देश्य है हिंदी लेखकों, हिंदी सेवियों की जहाँ तक हो सके सहायता करना और जहाँ तक हो सके हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान देना। यह इस संस्था का 6वां या 7वां कार्यक्रम है। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि भाईंदर में जहाँ मैं अकेलापन महसूस कर रहा था, वहाँ इस संस्था के साथ इतने लोग जुड़ गए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सब लोग उसे इस तरह से कर देते हैं, लगता है कि जैसे हम पहले से ही तैयार थे, कोई
कार्यक्रम करने के लिए और आनंद फानंद पूरा कार्यक्रम हो गया और ईश्वर की दया से वो जितने भी कार्यक्रम हम लोगों ने किए अब तक सब सफल रहे। और अगर ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो भाईंदर निकट भविष्य में मेरा पूरा विश्वास है हिंदी का एक गढ़ बनेगा, एक अच्छा क्षेत्र हिंदी साहित्यकारों का बनेगा और यहाँ हिंदी के लिए अच्छा कामकाज किया जा सकेगा। किसी की एक बड़ी छोटी सी कविता है, पारिजात और कवि। रात भर वातावरण को महकाता रहा पारिजात, रात भर वातावरण को महकाता रहा पारिजात, कहता था यही मेरा धर्म है जन्मजात। जिस तरह से पारिजात अपने परिवेश को महकाना, जहाँ वो उगता है बढ़ता है उसमें सौंदर्य लाना अपना लाने को अपना कर्तव्य समझता है, उसी तरह से कवि हो, कथाकार हो, नाटककार हो, कोई भी साहित्यकार हो, अपने समाज से या अपने समाज को, अपने देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, उसे चमकाने महकाने गमकाने का प्रयत्न करता है। ज्योति प्रसाद एक ऐसे ही साहित्यकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन असमिया भाषा, उसके साहित्य की सेवा और देश की सेवा में लगा दिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी प्रतिभा एक मुखी होती है। अगर कविता लिखेंगे तो सिर्फ कविता लिखेंगे, नाटक लिखेंगे तो सिर्फ नाटक लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी साहित्यकार होते हैं जिनका व्यक्तित्व ओवरफ्लोइंग होता है, बहुमुखी होता है। जितने भी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं सबकी तरफ उनकी गति होती है। उसी तरह से ये अपने ज्योति प्रसाद जी की एक ओवरफ्लोइंग बहुमुखी क्या कहें सर्वतोमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने नाटक भी लिखे, कविताएं भी लिखी, कहानियां लिखी, संगीत को बढ़ाया, फिल्में बनाई। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक शिरोरेखा खींची, अपना एक स्थान बनाया, अपना नाम बनाया। उनके द्वारा लिखे गए नाटक असमिया नाटक के, वे असमिया नाटक के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जो संगीत को महत्व दिया, संगीत को जो लयबद्ध किया, उनके द्वारा प्रवर्तित संगीत आज भी जो संगीत के नाम से असमिया में जाना माना जाता है। उनकी कविताएं संख्या में कम हो सकती हैं लेकिन गुणवत्ता में वे अपना सानी नहीं रखती। उनके द्वारा बनाई गई फिल्में असमिया संस्कृति की बोलती तस्वीरें जैसी लगती हैं। उनकी कहानियाँ उस युग की एक विधा का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अपना उनकी एक पहचान है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे साहित्यकार को हमारे भाई सांगानेरिया जी ने हिंदी जगत से परिचित कराने का प्रयास किया। असम में ज्योति प्रसाद को दूसरा शंकर देव माना जाता है। शंकर देव ज्योति प्रसाद से 334 साल पहले पैदा हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से शंकर देव ने असमिया संस्कृति को एक नया आलोक दिया, असमिया के शास्त्रीय और लोक संगीत को एक नई गति दी, उसी तरह से ज्योति प्रसाद ने भी असमिया संस्कृति, असमिया भाषा, असमिया साहित्य को एक नया आलोक दिया। दोनों ने हिंदी में कविताएं लिखी। ब्रजावली नाम से या ब्रजावली कह करके शंकर देव ने लिखी, तो इन्होंने भी, ज्योति प्रसाद जी ने भी हिंदी में कविताएं लिखी। कुछ लोग उनको असम का रविंद्रनाथ मानते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ज्योति प्रसाद जी साहित्यिक गुणवत्ता में, साहित्य कला की दृष्टि से रविंद्र बाबू की ऊंचाई छूते हैं या नहीं छूते हैं,
लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूँगा कि एक समाज का एक ऐसा तबका था जो रविंद्र बाबू का पूरा स्नेह नहीं पा सका था। वह तबका था दीन, गरीब, भूखे मजदूरों का। ज्योति प्रसाद जी ने उस तबके को अपना छलकता हुआ स्नेह दिया, अपना पूरा स्नेह दिया। वे बागान के मालिक थे। अपनी बागान में उन्होंने मजदूरों की एक संस्था बनवाई। उन्होंने उनकी शिक्षा, उनकी दवा दारू की व्यवस्था की। लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने अपना मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं छोड़ा, बल्कि वहाँ जो बागान के जो पद पर थे उस पद को उन्होंने छोड़ दिया। हिंदी में अगर हम इनकी तुलना करें, 30 में हुए थे, जहाँ तक मेरा विश्वास, 1903 में हुए थे, तो ये 50 के आसपास का वर्षों का अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे हम अपने नाटकों का जनक, हिंदी में गद्य का जनक मानते हैं भारतेंदु बाबू को, वैसे ये रहे, वैसे ही कविता में, वैसे ही अन्य कथा इत्यादि निबंध के क्षेत्र में भी इन लोगों ने एक समान रूप से काम किया। और सबसे मिलती जुलती बात तो यह है कि जैसा अभी कहा हमारे गुप्ता जी ने कि अग्रवाल होकर, व्यापारी होकर भी साहित्य की सेवा की, तो ये भी अग्रवाल थे, भारतेंदु बाबू भी अग्रवाल ही थे, और दोनों धनाढ्य परिवार में पैदा हुए थे। और दोनों ने ऐसा है, उसको हम और आप उच्च मध्यम परिवार कर सकते हैं, लेकिन उच्च मध्यम परिवार का ही एक लक्षण होता है, वो व्यवस्था का विरोध नहीं करता, वो जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर चलता रहता है। लेकिन इन दोनों ने अपने समय की व्यवस्था का एक तरह से विरोध किया, और जो सामान्य जनता है उसके दिल की धड़कनों को परखने समझने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते साहित्यकार रहे, और दोनों ने अपनी अपनी शिरोरेखाएं खींची, अपनी अपनी पहचान बनाई। मैं फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्योति प्रसाद को हिंदी जगत से परिचित करा करके भाई सांगानेरिया ने एक बहुत ही स्तुत्य, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। वो हम सबके बधाई के पात्र हैं। मैं अपनी तरफ से उन्हें फिर से बधाई देता हूँ। उन्होंने इस पुस्तक का नाम ज्योति की आलोक यात्रा लिखा है। मैंने बहुत तो नहीं पढ़ा, इसी पुस्तक के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि ज्योति बाबू को आलोक शब्द बहुत प्यारा था, बड़ा प्रयोग किया है उन्होंने। जो मैंने पढ़ा उसी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने इन्हें अन्य शब्दों की अपेक्षा आलोक शब्द से बड़ा लगाव था। वे अपने गीतों को मोर ओहरेर गीत, मोर ओहरेर गीत यानी मेरे प्रकाश के गीत कहते थे, ओहरर गीत कहा करते थे। इसी तरह से वे अपने को आलोक यात्री कहते थे। मैं उसका सही उच्चारण करता हूँ कि ये तो नहीं, लेकिन मैंने जो रटा है वो जो कहता हूँ रख रहा हूँ कि आकाशे आकाशे देशे महादेशे मुग्ध करीब आलोक यात्री। आकाश आकाश को, देश महादेश को मुग्ध करता यह आलोक यात्री। वे अपने को आलोक यात्री मानते थे। यही नहीं, जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वैसे उन्होंने भी कहा कि अंधारेर आलोक लय नया, ऐसा कोई शब्द है, आलोक से, अंधकार से हमें आलोक की तरफ ले चलो। और उसका मुझे लगता है कारण ये कही है कि आलोक शब्द बहुत अर्थ गर्भित शब्द है, बहुत से अर्थ निकलते हैं उससे। प्रकाश निकलता है, ज्ञान निकलता है, भक्ति निकलती है, ईश्वर का रूप निकलता है, स्वयं ईश्वर निकलता है, आनंद निकलता है। तो जिस तरह से आलोक एक बहुअर्थी शब्द है, उसी तरह से ज्योति बाबू का साहित्य भी बहुआयामी साहित्य है। उसमें भक्ति भी है, देशभक्ति भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है।
और बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस बहुआयामी व्यक्तित्व को, बहुआयामी साहित्य को हमारे सांगेतिया जी ने अपनी पुस्तक में समेटने का प्रयत्न किया है, इसलिए भी वे प्रशंसा के पात्र हैं। आज इस बहुआयामी व्यक्तित्व या सर्वतोमुखी व्यक्तित्व पर लिखी गई इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में अच्छे वक्ता विद्वान उपस्थित हैं। मुझे विश्वास है कि अगर आप सबका सहयोग मिला और मिलेगा, पूरी आशा मुझे है, तो आज की यह गोष्ठी निश्चित रूप से बहुत सार्थक होगी। यात्रा पर संगोष्ठी बहुत ही समीचीन लगती है और इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर लीला त्रिपाठी जी को कि आए और इस पुस्तक के बारे में अपने समीक्षा विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर लीला त्रिपाठी जी। सम्मानित लोग और खुदी और संवेदनशील श्रोताओं को नमन करते हैं। इसके बाद मैं सांगानेरिया जी को धन्यवाद और बधाई दोनों देना चाहूँगी। बधाई इसलिए कि उन्होंने केवल अपने प्रतिकामक का दिल ही नहीं चुकाया है, बल्कि जिस असम की माटी ने उनके दैहिक मानसिक विकास में अपना योगदान दिया है, उसके बारे में भी ज्योति प्रसाद अग्रवाला के एक साहित्यिक जीवनी संभाषणात्मक शैली में देखकर एक अद्भुत प्रयास किया है। हम आज वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। हम साहित्यिक विशेषकर बातचीत में पश्चिम के जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उनको कोट करते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक प्रदेश असम से हम एक तरह से कटे हुए हैं। हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। इसके कई राष्ट्रीय राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इसके विस्तार में न जाकर मैं कहना चाहूँगी कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल एक विशिष्ट अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। लेकिन इस अद्भुत साहित्यकार, कलाकार, इन सबके पीछे एक सहृदय मनुष्य जिसके जीवन का केंद्र बिंदु प्रेम और सौंदर्य था, और इस प्रेम और सौंदर्य का संस्कार उन्हें उनकी माता किरणमयी देवी ने किया था, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही संस्कार के रूप में सूर्य की आराधना का मंत्र दिया था। सूर्य की आराधना करते करते कोई कारण नहीं था कि ज्योति प्रसाद अग्रवाल भी सूर्य का प्रतिरूप बन बैठे। और जैसा कि अभी कृष्ण जी ने कहा कि उनके साहित्य में, कला में आलोक शब्द बार बार आया है, तो हो सकता है माँ की दी हुई शिक्षा का ही ये प्रभाव रहा हो कि वो हमेशा आलोक की तरफ बढ़ते रहे, अकेले नहीं बढ़ते रहे, बल्कि अपने साथ साथ ऐसे लोगों को भी उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया जिनके जीवन में शायद अंधकार ही लिखा होता अगर ज्योति प्रसाद अग्रवाल जैसे लोग समाज में न। ज्योति प्रसाद अग्रवाल शरीर से भले हमारे बीच न हो, फिर भी एक शिल्पी के रूप में असम की जनता के प्राणों में, उसके मन के मानस में अपने शब्दों के माध्यम से छिपे हुए आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि ज्योति प्रसाद सतमासिया थे। ऐसे बच्चों के बारे में एक ज़माने में एक लोक विश्वास था कि ऐसे बच्चे जीवित नहीं बचते, अगर बच जाते हैं तो जरूर अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और इसको ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने ही अपने जीवन में चरितार्थ किया, सार्थक किया। असमिया जनता ने उन्हें स्नेह व आदर से रूप कुंवर की पदवी से विभूषित
उन्हें ही नहीं बल्कि उनके दादा हरिदास और उनके परिवार के प्रति विशेष आदर तथा प्रेम का भाव असलिया मानस पर अमिट है। यहाँ मैं संगीत क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर भूपेश हजारिका का मंतव्य प्रस्तुत करना चाहूँगी। वे लिखते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन को संपूर्णता के साथ समझने के लिए किस व्यक्ति का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा तो मैं ज्योति प्रसाद का नाम लूँगा। विश्व को देखकर भी बहुत महत्वपूर्ण करती है। विश्व को देखकर भी अपनी मिट्टी के प्रति लगाव का जज्बा मैंने उनसे ही सीखा था। जिस तरह झरना बहता है उसी तरह उस ज्योति प्रभात से मैं ज्ञान प्राप्त करता रहा था। ज्योति प्रसाद की रचनाओं में जो मधुरता और शक्ति थी उस समय नहीं हुआ था। प्रारंभ में मैंने उनकी माता का उल्लेख किया था। वो प्रार्थना उन्होंने बचपन से ही ज्योति प्रसाद अग्रवाला को सिखाई थी। उन श्रोताओं के लिए जिनका अब तक उस तक पहुँच नहीं पाई है मैं पढ़ना चाहूँगी। प्रकाश दो और प्रकाश दो, मन का अंधेरा दूर कर आलोक में ले चल, सदा सत्य में रहने का मन में देना बन, सुंदर तुमको जहाँ भी हमें महत्व देना, स्वर्णिम प्रभात की सूर्य किरणों में हंसते ही रहना, सुंदर तू निराकार, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा, स्वीकारो नमन हमारा। ये प्रार्थना ही नहीं है बल्कि उनके जीवन दर्शन की आधार भूमि भी है। प्रकाश, सौंदर्य, प्रेम इस तरह से उनके भीतर उनकी आत्मा में समा गए थे कि शत्रु के प्रति भी वो समदर्शी का भाव रखते थे। जैसा कि ऋषि जी ने कहा कि मजदूरों की अंधेरी दुनिया में प्रकाश लाने के लिए उन्होंने उसका संगठन किया। यहाँ तक कि जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उन्हें ये बात बहुत पसंद नहीं आई, लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने त्यागपत्र देना ज़्यादा बेहतर समझा, ज़्यादा सही समझा। यही नहीं, अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम कहते तो कुछ और है, करते कुछ और है, लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाला इसका एक्सेप्शन थे, अपवाद थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाया जहाँ मजदूरों के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्होंने अंतर नहीं किया। ये बात आज के राजनीतिज्ञों के लिए अगर वो सुनना चाहे, समझना चाहे तो एक संदेश भी हो सकती है। ज्योति प्रसाद अग्रवाला केवल किताब दुनिया में नहीं रहे, कलाकार के साथ साथ वो सबके जीवन में भी उनकी भागीदारी रही। तब हम देखते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन विकास को मैं सांस्कृतिक अभियान मानता हूँ। इससे ही समझा जा सकता है कि मैं क्यों कलाकार होकर भी राजनीति, धर्मनीति, अर्थनीति, दर्शन, विज्ञान और ललित कलाओं को भी अपने सांस्कृतिक अभियान में शामिल करता आया हूँ। वस्तुतः मानव जीवन एक संपूर्ण इकाई है जिसे टुकड़ों में हम नहीं देख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति कवि है वो चित्रकार नहीं हो सकता, जो चित्रकार है वो संगीतकार नहीं हो सकता है। ये सारी कलाएं हम सबके भीतर होती है। हम रचनात्मक भले न कर सके, लेकिन जब तक हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा का भाव, उसका रस लेने का भाव में रहता है, तो हम सभी कलाकार हैं। और हर कलाकार जीवन को सुंदर ही बनाना चाहता है। ये अलग बात है कि सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। और जो अभी जो उन्होंने विचारधारा का मैंने उल्लेख किया था, उसके इस विचारधारा के मूल्य प्रेम और सौंदर्य के मिलन द्वारा जीवन और जगत को सुंदर बनाने के लिए शिल्पी का, कलाकार का ग्रहणीय पथ है। यह मूल भाव ही उनकी कला के भीतर अंतर सलिला की भांति प्रवाहित रहा। अपने शत्रुओं की तरफ देखिए क्या उनका अद्भुत भाव है। हे मेरे सकल शत्रु, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें बंधु रूप में ही देखूं। तेरे साथ मेरा संघात है, युद्ध है, फिर भी मेरे गीत
नहीं कर पाता है और वो रोहित में डूब कर आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन उसको बचाने वाला जो व्यक्ति है, जिसका नाम है रुद्रराम, नाम भी बड़ा सोच समझ कर रखा होगा राजा वाला साहब ने, कि वो गोगी तारा के प्रेमी को बचाता ही नहीं है, दोनों का विवाह भी कराता है। ये आज हम में से कितने लोग होंगे जो इतनी उदारता हमारे भीतर आ पाए। कहते हैं साहित्यकार संस्कार भी करता है, केवल टाइम पास नहीं होता है। वे समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हैं। अक्सर आप सब जानते होंगे कि हमारे जीवन में बच्चे बड़े उपेक्षित रहते हैं। हम कहते तो बहुत हैं कि बच्चों के लिए हम ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कला की दुनिया में बाल साहित्य, बाल फिल्में बहुत उपेक्षित हैं। लेकिन ज्योति प्रसाद अग्रवाला का ध्यान वहाँ भी गया। उनकी कुछ पंक्तियाँ कहते हैं, वो एक बच्चा कहता है, अक्सर आप देखते हैं बच्चों को डराया जाता है, तुम ऐसा करो नहीं तो भूत खा जाएगा, भूत से डराया जाता है। तो उनकी एक कविता का एक बच्चा कहता है, कहाँ माँ, मुझे तो उन दोनों ने कुछ तो नहीं किया, दो भूत से स्वप्न में दिखाई देते हैं। वो कहता है, कहाँ मेरे पास आने की उनकी देखो जरा भी हिम्मत ही हुई नहीं। डरने वाले बच्चों को ही माँ भूत पकड़ सका, माँ मुझे भूत का भय नहीं कराता। वे केवल स्वयं स्वाधीनता सेनानी नहीं थे, उन्होंने संस्कार भी किया था आने वाली पीढ़ी का। डर से मुक्त होने वाला ही व्यक्ति समाज में संघर्ष कर सकता है। भयभीत होकर व्यक्ति कभी संघर्ष नहीं कर सकता। अगर संघर्ष करने का दावा करे तो वो एक झूठा होगा, नकार होगा। जीवन को सुंदर बनाने के लिए कला की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अपने नाटक हिमाती कैना में की भूमिका में वो कहते हैं, कितनी सुंदर पंक्ति आप देखिए, कला लक्ष्मी की हंसी है आनंद और उसका गीत है विश्व शांति। मानव जाति की सभी कला साधना पृथ्वी पर आनंद और शांति की प्रतिष्ठा के लिए है। जगत में सदैव भूमि पंडित, स्वार्थी, दुष्ट बुद्धि, विलासी लोगों ने साधक बुरे लोगों की साधना का फल छीन कर या चोरी कर अपनाना चाहा है, और ऐसे ही लोग आपस में दंगा फसाद कर पृथ्वी पर अशांति फैलाते हैं। विश्व शांति की बात हो जिस दिन कवि दार्शनिक के हाथ में आ जाएगी, उसी दिन धरती पर शांति आएगी। ज्योति बाबू ने वर्षों पहले विश्व शांति की जो कल्पना की थी, उनका वह स्वप्न आज भी पूरा नहीं हो सका। असम का हिमाचल आज भी खून के धब्बों से बदनुमा दिखाई दे रहा है और इस क्षेत्र में फैले अशांति और आक्रोश की चिंगारी रह रहकर फूट पड़ती है। यह चिंगारी बुझे तो यह आंध्र प्रदेश और तभी पूरा होगा ज्योति बाबू का सपना। सांगानेकर जी ने अपनी कलम और भावनाओं से ज्योति बाबू के इस सपने को पूरा करने की दिशा में भी कुछ योगदान कर सके तो शायद राष्ट्रीय सद्भाव, राष्ट्रीय एकात्मता को लेकर आजकल बहुत बात की जाती है, नेताओं के स्तर पर ज्यादा की जाती है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का जो काम किया है, विभिन्न संस्कृतियों को जो जोड़ने का काम किया है, वो किया है ज्योति प्रसाद जैसे महान व्यक्तियों ने। उन्होंने दो संस्कृतियों को आपस में जोड़ा, तो उनके भेद को खत्म किया। और जैसा कि मैंने बताया, उनकी दृष्टि जो थी वो सीमित नहीं थी, वैश्विक दृष्टि थी। जनमानस की, मानवता की जो है भावनाएं उसमें गुथी हुई थी। ऐसे थे ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी, और उनकी जीवनी को लेकर के आगे कलात्मक और समीक्षात्मक रूप से प्रकट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और डॉक्टर हीरा शर्मा जी को कि वे इसे आगे बढ़ाएं।